इंडिया में थे ना, वहाँ पे हम सेविंग नहीं कर पा रहे थे। देखिए महात्मा गांधी की फोटो लगा दी हर नोट पर। वो सब डाल दो। और जापान आज भी बहुत ज़्यादा कैश फ्रेंडली कंट्री है। इंडिया में क्या है, अब बहुत जगह यूपीआई आ चुका है। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। और जो लोग नए हैं उन सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जिन्हें नहीं पता मैं बता देती हूँ, मेरा नाम प्रिया है और फिलहाल के लिए मैं जापान में रहती हूँ। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि जापान में रहते हुए हम अपना इंडियन खाना कैसे खाते हैं, जैसे कि दाल, आटा, हरी मिर्च, ये सब चीज़ें हम कहाँ से मंगाती हैं और कैसे जापान में अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से एज अ वेजिटेरियन हम लोग जापान में सर्वाइव कर पा रहे हैं। वैसे तो प्योर वेज वाला कंसेप्ट जापान में नहीं होता। हर चीज़ में आपको पॉक के सॉस या पॉक का कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट वगैरह एडेड होता है, बट स्टिल हम ट्राई करते हैं जितना अवॉइड हो सकता है। अगर अनजाने में खाया जाता है तो वो राम भरोसे होता है। ज़्यादातर तो हम घर पे ही खाना खाते हैं। और मैं आज आपको इस पूरे ब्लॉग में दिखाती हूँ कि जापान की करेंसी कैसी होती है, प्लस हम जापान में ये जो राशन पानी होता है, जो इंडियन ग्रोसरी होती है, वो कहाँ से करते हैं। फिलहाल तो मैं ये साबुत मूंग थोड़े से भिगो देती हूँ, क्योंकि डिनर में आज मैं यही बनाने वाली हूँ। इसकी दाल बनाऊंगी। तो इसके लिए क्या होता है ना, गर्म पानी में आपको इसको थोड़ी देर भिगो के रखना होता है, वरना ये बहुत टाइम लगती है पकने में। और हाँ, मैं बताती हूँ कि हम लोग ऑर्डर कहाँ से करते हैं। हम लोग ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन। तो shop.ambika japan करके एक वेबसाइट होती है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहते हो, जैसे कई लोग रहते हैं टोक्यो, ओसाका, उनके लिए बेस्ट पार्ट क्या है कि उन सिटीज़ में ऑलरेडी इंडियन शॉप्स बनी हुई है। वहाँ पे क्या है ना, काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट है। तो जनरली जितने भी जापान में इंडियन रेस्टोरेंट होते हैं, वो अपने बाहर या फिर एक फ्लोर के ऊपर शॉप में ये छोटा मोटा सामान रखते हैं, दाल वगैरह रखते हैं, थोड़े बहुत मसाले रखते हैं। और जैसे जैसे फेस्टिवल्स आते हैं तो उनके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो भी रखते हैं। जैसे अभी होली थी तो उनके पास कलर्स थे, करवा चौथ आता है तो उनके पास मेहंदी वगैरह सब होती है, दिवाली आती है तो दिवाली से रिलेटेड आइटम होते हैं। तो आप वहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हो। बट बेस्ट मुझे जो लगता है ना, वो ऑनलाइन लगता है। एक तो इतना सारा सामान घर पे डिलीवर हो जाता है, क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं है, साइकिल पे इतना सामान लाना बहुत मुश्किल हो जाता है इतनी दूर से। और बस में फिर लाओ ढो, ये सब सब झमेले को एक साइड रखो, ऑनलाइन शॉपिंग करो मस्त। बाकी अगर ऐसा कुछ अर्जेंट होता है जो हमें बहुत ज़रूरी चाहिए, या फिर गेस्ट आ रहे हो और कोई चीज़ नहीं है, तो हम हमामात्सु सिटी में जाकर भी ले लेते हैं। बेस्ट पार्ट ऑफ जापान कि आपका जो टैक्स का पैसा है वो प्रॉपर यूज़ हो रहा होता है। आप टैप वाटर बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो, इसी को खाने में, पानी पीने में, हर चीज़ यूज़ करते हो। जनरली आपको फ़िल्टर वाटर भी मिल जाएगा। जो आप सिटी में जितने भी नए घर हैं, जितने भी न्यू फ्लैट्स हैं, उनमें टैप में ही फ़िल्टर लगा होता है, तो वो भी यूज़ कर सकते हो। बट जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं, एक तो ये आउटस्कर्ट्स में एक बहुत पुरानी है, तो इसलिए इसमें अभी मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं है। बट हाँ, टैप वाटर आप इजीली यूज़ कर सकते हो जापान। तो अगर बात करूँ कि हम कहाँ रहते हैं, हम रहते हैं हमामात्सु सिटी में, जो कि शिजुओका प्रीफेक्चर की मेन सिटीज़ में से एक आता है। जो सिटी है वो मेनली जानी जाती है यामा और होंडा के बर्थ प्लेस के लिए। ये दोनों आइकॉनिक कंपनीज यहीं से शुरू हुई थी। इस सिटी को म्यूजिकल सिटी ऑफ जापान भी बोलते हैं। यामा, रॉल एंड कवई जैसे फेमस इंस्ट्रूमेंटल कंपनीज यहीं से है। बात करें अगर शिजुओका प्रीफेक्चर का, तो ये प्रीफेक्चर मोस्ट फेमस एक तो माउंट फूजी के बेस्ट व्यूज़ के लिए, दूसरा यहाँ की बेस्ट क्वालिटी ग्रीन टी के लिए। इस प्रीफेक्चर की ग्रीन टी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। जैसे अपने इंडिया में स्टेट होते हैं, वैसे ही जापान में प्रीफेक्चर होते हैं। और हर एक प्रीफेक्चर अलग अलग फूड, अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग कल्चर के लिए जाना जाता है। जैसे अपनी इंडिया कंट्री डाइवर्स है, ऐसे ही जापान भी बहुत डाइवर्स कंट्री है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन जहाँ मैं रहती हूँ। और अब आते हैं अपने सीधा काम पर, इंडियन ग्रोसरी ऑर्डर करते हैं। 1 hour later। तो ये है वो वेबसाइट जिससे मैं जापान में अपने घर के लिए वेज फूड ऑर्डर करती हूँ, स्पेशली जो दालें होती है, आटा होता है। ये जानकारी उनके लिए जो जापान में रहते हैं या रहने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पे जाके आपको अपना अकाउंट साइन इन करना होता है। अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो इट्स ओके, नहीं है तो आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ था। ओपन करने के बाद ये है, यहाँ पे सारी कैटेगरीज आपको दिख जाएगी। आटा, सूजी, अचार, जो भी आपने लेना है। फ्रोजन आइटम अलग से आता है और उसके लिए लिमिट रहती है आई गेस 3500 शायद मिनिमम। और जो नॉर्मल आप सामान लेते हो उसका शायद 10,000 मिनिमम रहता है। तो यहाँ से जैसे आप ऑर्डर कर सकते हो। अब मुझे करनी है मेन तो आटा, तो हम चलेंगे आटा वाले सेक्शन में। आटे वाले सेक्शन में सबसे पहले हम लेंगे 5 kg वाला।
चावल मेरे पास रखा ही है। अब ये देखो, सारा रागी पाउडर वगैरह हर टाइप का आटा मिलता है, हर टाइप की सूजी मिलती है। दूसरा हमें चाहिए बेसन। इसकी एप्लीकेशन भी होती है, कई लोग ऐप भी यूज करते हैं। अब हमको चाहिए होगा सूजी नॉर्मल वाला। अब जैसे पोहा है, पोहा नहीं मिलता जापान के स्टोर्स में, तो हम पोहा ऑर्डर कर लेंगे। जैसे अपनी चाय पत्ती होती है, वो नहीं मिलती। ये पोहा भी हो गया। तो एक बार मैं सारा सामान ऑर्डर कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा और काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी इस हिसाब से। तो अब सब हमने ऐड टू कार्ट कर लिया है, जो जो हमें चाहिए था। ऑलमोस्ट हमारा सामान बैठता है 10,000 का। मिनिमम आपको फ्री डिलीवरी चाहिए तो 10,000 करना ही है। कार्ट में सारा कुछ डालने के बाद नॉर्मल जैसे हम अपने इंडिया में ऑर्डर करते हैं, सारा एड्रेस वगैरह डालते हैं, वो सब डाल दो और डिलीवरी का टाइम डाल दो, और बस ऐसे आप जापान में इजीली इंडियन ग्रोसरी ऑर्डर कर सकते हो। आज बहुत बढ़िया धूप है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना फ्रूट टाइम बाहर धूप में बैठ के एंजॉय करूं। सामने पार्क में बच्चे खेल रहे हैं उधर, और आज स्कूल में शांति है, पता नहीं क्यों। सच बताऊं, जब मैं पहली बार जापान आई थी तब तो हम काफ़ी कुछ लेकर आए थे सामान, क्योंकि एज पर नवदीप उस टाइम पर जब नवदीप था यहाँ पर इंडियन सामान नहीं मिलता, तो उसको इंडिया से ही कुरियर कराना पड़ता था। बट जब हम अब हम 5 साल बाद दोबारा जापान आए, तब हमें पता चला कि जापान काफ़ी चेंज हो चुका है और काफ़ी सारे इंडियन स्टोर्स ओपन हो चुके हैं, काफ़ी ऑनलाइन वेबसाइट्स आ चुकी है। तो इसलिए इस बार तो मैं कुछ भी इंडिया से नहीं लाई। नो डाउट इंडिया के कंपैरेटिवली थोड़ा महंगा है, बट हाँ, उनसे क्वालिटी में भी अच्छा है और फिजिबल भी है यार। मतलब इंडिया से इतना भर भर के सामान लाओ और फिर टोक्यो से यहाँ तक उस पूरे 23 kg के बैग को खींचो, बहुत स्ट्रगल है। उस स्ट्रगल से बढ़िया 2 पैसे फालतू लग जाए, बट थोड़ी शांति मिले। अब मैं आपको बताती हूँ जापान की करेंसी के बारे में। जापान की करेंसी को येन कहते हैं, जैसे अपने यहाँ रुपीज होते हैं या येन होते हैं। और येन ENI है जापानीज वर्ड से। इसका मतलब होता है राउंड शेप। जापानीज येन का सबसे छोटा कॉइन 1 येन, ये एल्यूमिनियम से बना होता है और इसलिए बहुत ही हल्का है। इतना हल्का कि इसे पानी पर भी आप फ्लोट करा सकते हैं। इस कॉइन पर एक छोटा सा ट्री बना होता है, जो कि जापान की ग्रोथ और नेचर को दिखाता है। इसकी वैल्यू इतनी कम है कि अकेले इससे कुछ भी नहीं खरीद सकते हो आप जापान में, बट हाँ, टैक्स कैलकुलेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जापान में। ये है 5 येन का कॉइन। जापान में काफी लकी माना जाता है। इसका मटेरियल ब्रास का होता है और सबसे यूनिक बात यह है कि इसके बीच में एक होल होता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कॉइन के पीछे राइस प्लांट, वाटर और गियर का डिजाइन होता है, जो एग्रीकल्चर, फिशिंग और इंडस्ट्री, जापान की इकोनॉमी के मेन पिलर्स को शो करता है। ये देखो, आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो ये लाइन लाइन वाटर है, ये राइस प्लांट है, और ये जो होल है इसके चारों तरफ गियर, जैसा गियर होता है ना, उसका डिजाइन है। नेक्स्ट है ये 10 येन का कॉइन, जो ब्रॉन्ज से बनता है और इसका कलर ने ब्रॉन्ज होने की वजह से थोड़ा ब्राउनिश से कलर का होता है। इस कॉइन पर फेमस जापान का ही एक टेम्पल बना हुआ है जिसका नाम है ब्योदोजी टेम्पल। ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है। कॉइन के इस साइड पर देखोगे तो इस साइड पर बने लॉरल लीव्स, जो कि विक्ट्री और ऑनर को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है ये 50 येन का कॉइन। 50 येन के कॉइन में भी बीच में होल है, जैसे 5 येन के कॉइन में था। आई थिंक आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको इसलिए ये होल दिया होता है। आई डोंट नो द रीजन। और इस कॉइन के पीछे है जापान का नेशनल फ्लावर। इस फ्लावर का क्या नाम है ये तो मुझे नहीं पता। नेक्स्ट है ये 100 येन का कॉइन। ये मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला कॉइन है। वेंडिंग मशीन, कन्वीनियंस स्टोर, हर जगह आपको इसकी जरूरत होगी। जापान की बात करें तो जापान में अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन वेंडिंग मशीन हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा। तो हर वेंडिंग मशीन में ये 100 येन का कॉइन जरूरी होता है। और अगर कंट्री साइड एरिया में रहते हैं और खेतों से सब्जी लाते हैं, तो वहां पे भी इसकी बहुत वैल्यू है। और इसके पीछे अगर बात करो तो ये है साकुरा के फूल, जो जापान के स्प्रिंग कल्चर को दिखाता है। इन सब के अलावा एक 500 येन का भी कॉइन होता है, वो मेरे पास अभी नहीं है तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ। वो बहुत रेयरली मिलता है। कभी आप 10,000 का नोट ओपन कराते हो या 5,000 का नोट ओपन कराते हो तब आपको मिलता है, बट मेरे पास अभी वो नहीं है। वो आप मेरे 500 येन के चैलेंज में देख लो, उस ब्लॉग का लिंक ये रहा। अब अगर बात करूँ जापान के नोट करेंसी की, तो जापान में 3 तरीके के नोट होते हैं, 1000, 5000, 10,000। मेरे पास अभी नहीं है। जापान के हर नोट पर डिफरेंट डिफरेंट इमेज होती है। जैसे अपने इंडिया में तो हर नोट पर गांधी जी की फोटो होती है ना, इनके में ऐसा नहीं है। इनके में किसी साइंटिस्ट की, किसी राइटर की ऐसे फोटो होती है। जैसे ये 5,000 येन का नोट है, इसमें ये जो है ये एक बहुत फेमस राइटर थी,
और जो ये 1000 येन पे देख रहे हो, ये बहुत फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेडिकल फील्ड में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया था। ऐसे ही 10,000 के नोट पे भी होती है और 10,000 में भी ऐसा होता है कि 2-3 टाइप के नोट होते हैं। हर नोट पर अलग बंदे की फ़ोटो होती है, लेकिन इनके पीछे लॉजिक होता है। ऐसे ही नहीं कि ले दे के महात्मा गांधी की फ़ोटो लगा दी हर नोट पर। तो मैं आपको बता दूँ कि जापान आज भी बहुत ज़्यादा कैश पे डिपेंडेंट है। हर जगह कैश आपको रिक्वायरमेंट होगा, जैसे कि लोकल शॉप हो गई, लोकल रेस्टोरेंट्स हो गए, जैसे कि आस-पास की आपको ओपन शॉप पर पेमेंट करनी है, तो आपको कैश की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ, अपने इंडिया में जैसे यूपीआई है, वो एक अच्छा पार्ट भी है, बट मुझे यहाँ आके रियलाइज़ हुआ कि वो एक अच्छा पार्ट नहीं है। सेविंग्स के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा था। इतनी ज़्यादा ब्लिंकिट, ज़ेप्टो को पेमेंट्स जा रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि पैसा कहाँ फ्लो हो रहा है। बट यहाँ आके समझ आया कि अगर हम कैश यूज़ करते हैं ना, तो काफ़ी सारे खर्चे ऐसे हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कि हमें कोई चीज़ पसंद आई, वो ऑन द स्पॉट पसंद आई है, उसकी एज़ सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पास कैश है, लिमिटेड कैश है, तो आप उसे लेने से पहले 10 बार सोचोगे। बट वहीं अगर आपके पास यूपीआई है, तो आप उसको तुरंत ले लोगे। तो इसलिए मुझे ये थोड़ा गुड पार्ट भी लगा, बट हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि कैश नहीं होता, मजबूरी हो जाती है और हमें जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट हो दूध की, ग्रोसरी की, तो उसके लिए हमें बैंक जाके, एटीएम जाके कैश निकलवाना ही पड़ता है। वैसे तो अब काफ़ी जगह पर आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सब चलने लग गए हैं। काफ़ी जापान भी थोड़ा डिजिटल पेमेंट की तरफ जा रहा है, बट बेसिक लोकल रेस्टोरेंट्स अभी भी इस चीज़ को अडैप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया ने बहुत जल्दी अडैप्ट कर लिया, आई थिंक छोटे से छोटा वेंडर इस चीज़ को जल्दी अडेप्ट कर गया। यहाँ पर लोग हर चीज़ को अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लेते हैं, आई थिंक। आई डोंट नो क्या रीज़न है, बट जो भी है बेस्ट है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया में तो शायद मैंने एटीएम से पैसे निकलवाने ही बंद कर दिए थे। मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम एटीएम से पैसा कब निकलवाया था। 1 hour later. ऑर्डर तो मैंने प्लेस कर दिया है फिलहाल के लिए। मेन तो मुझे क्या होता है ना, आटा मंगवाना होता है और ये जो दालें होती है। वैसे अगर आप ट्राई करोगे ना, तो जापान के काफी सारे स्टोर में आजकल सब कुछ मिलता है, सारे मसाले मिलते हैं। डिफरेंस इसके, एक तो वो कॉस्टली होता है, उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। इवन तो कुट्टू का आटा भी मिलता है, जो अपने यहाँ नवरात्रों में खाते हैं ना, क्योंकि ये लोग बकव्हीट की नूडल्स खाते हैं और बकव्हीट इज कुट्टू का आटा है। तो इसलिए मतलब हर तरीके का आटा, ज्वार का आटा, मैदा, सब कुछ मिलेगा। बस थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, वो विद इमेज बता देगा। वैसी वैसी इमेज ढूंढो और आपको प्रोडक्ट मिल गया। बट हाँ, अगर आपको थोड़ा सा स्मार्ट शॉपिंग करना है, क्योंकि जापान बहुत ज्यादा कॉस्टली है और थोड़ी क्वांटिटी में भी चाहिए, और दूसरा घर पे डिलीवरी चाहिए, तो ऑनलाइन बेस्ट ऑप्शन है। मैं तो ऑनलाइन ही करती हूँ, स्पेशली मुझे आटा और दाल के लिए करना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जापान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपको, या फिर किसी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करूं। फिलहाल के लिए मैं बना लेती हूँ अपना डिनर, और आप लोग भी इंजॉय करो अपना दिन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।